प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल प्रश्नोत्तर जारी किया गया है, जिसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। वितान भाग 2 के किताब से आपका है। पहला चैप्टर है मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग। लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लेखक के नाम भी आपके पूछे जाएंगे। तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और हिंदी कोर के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन सिल्वर वेडिंग से, यशोधर बाबू को किसकी बातचीत से पता चलता है कि आज उनके विवाह के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो यशोधर बाबू को अपने अधीनस्थ लिपिक चड्डा की बात से पता चलता है कि आज 25 वर्ष उनके विवाह के पूरे हो गए। मेनन से मुखातिब होकर यशोधर बाबू ने क्या कहा था? तो मेनन से मुखातिब होकर यशोधर बाबू ने कहा था, नाउ लेट मी सी, आई was married on 6th February 1947। यशोधर बाबू की घड़ी की ओर देखकर चड्डा ने क्या कहा था? तो चड्डा ने घड़ी की ओर देखकर कहा था, बाबा आदम के ज़माने की है, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। चौथा है, रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंथ दिल्ली में किसकी शरण में आए थे? तो आंसर है, रोजी रोटी की तलाश में मैट्रिक पास यशोधर पंथ दिल्ली में किशनदा की शरण में आए थे। उन्होंने मैस का रसोइया बनाकर रख दिया। किशनदा ने यशोधर पंथ को 50 रुपये उधार क्यों दिए थे? तो किशनदा ने यशोधर पंथ को 50 रुपये उधार इसलिए दिए थे कि वह अपने लिए कपड़ा बनवा सके और गांव पैसे भेज सके। किशनदा यशोधर पंत की सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगवा सके थे? तो किशनदा यशोधर पंत की सरकारी नौकरी इसलिए नहीं लगवा सके थे क्योंकि उनकी उम्र उस समय सरकारी नौकरी के लिए कम थी। यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदा से सीखी थी? तो यशोधर बाबू खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए, यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। आधुनिक पुआ बन चलने पर यशोधर बाबू के बच्चे उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? तो बच्चे उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे स्कूटर ले ले, क्योंकि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, साइकिल चलाना उन्हें नागवार गुजरता है। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? तो यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रगति के दीवाने हैं। पूरी कहानी इसी द्वंद्व पर आधारित है। सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है? तो लेखक कहना चाहता है कि यदि नित्य बदलती दुनिया में सम्मान से जीना चाहते हो तो नए परिवर्तनों को अनुचित बताने की बजाय उन्हें स्वीकार करो। यशोधर बाबू ने अपने जीवन में मकान क्यों नहीं बनवाया? तो किशनदा ने उनसे कहा था, मूर्ख लोग मकान बनवाते हैं, स्योने उसमें रहते हैं, सियाने उसमें रहते हैं। उनकी इस युक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सरकारी क्वार्टर में रहने का निश्चय किया। यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे? तो वे अपने परिवार से अपेक्षा करते थे कि सभी उनका सम्मान करें, हर बात में उनकी राय ली जाए, बच्चे अपना वेतन लाकर उन्हें ही दें। सिल्वर वेडिंग कहानी में किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? तो प्रस्तुत कहानी में आधुनिकता के मोह में पश्चाताप, संस्कृति के अंधाधुकरण और मानव मूल्यों की ह्रास की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आधुनिकता का समावेश करें, परंतु पश्चात संस्कृति का अंधाधुकरण नहीं करें। किशनदा ने अपना जीवन किसके नाम कर दिया था? तो किशनदा ने अपना जीवन समाज सेवा जैसे अच्छे काम के लिए समर्पित कर दिया था। सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? तो यशोधर बाबू की शादी के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया गया था। रिटायरमेंट के समय यशोधर बाबू का वेतन कितना था? तो रिटायरमेंट के समय यशोधर बाबू का वेतन 1500 रुपये था। यशोधर बाबू ने किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? तो रैमजे
स्कूल अल्मोड़ा से यशोधर बाबू ने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की थी। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? 6 फरवरी सन 1947 को यशोधर बाबू की शादी हुई थी। सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? तो यशोधर बाबू के शादी के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया गया था। दूसरा है चैप्टर आपका आनंद यादव का जूझ। तो इसका क्वेश्चन है आनंद यादव का मूल नाम क्या है? तो आनंद यादव का मूल नाम है आनंद रत्नप्पा जागते है। जूझ शीर्षक उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जूझ उपन्यास पर आनंद यादव को सन 1990 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जूझ किस प्रकार का उपन्यास है? जूझ है जो मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का आत्मकथात्मक उपन्यास है। जूझ का क्या अर्थ है? तो जूझ का अर्थ जूझना या संघर्ष करना होता है। जूझ मूल रूप से किस उपन्यास से ली गई है? तो जूझ मूल रूप से मराठी उपन्यास झोबी से ली गई है। इस उपन्यास के लेखक आनंद यादव है। आनंद यादव द्वारा लिखी गई मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो आनंद यादव द्वारा लिखी गई मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया था। ओम थानवी का है अतीत में दबे पांव। लेखक का नाम जरूर सब याद कर लीजिएगा, लेखक का नाम पूछेगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो की बड़ी बस्ती के बारे में विस्तार से बताएं। तो लेखक बताता है कि बड़ी बस्ती के घर बहुत बड़े होते थे, इसी प्रकार इन घरों के आंगन भी बहुत खुले होते थे। इन घरों की दीवारें ऊंची और मोटी होती थी। सभी घर पक्के ईंटों के थे। एक ही आकार के ईंटें इन घरों में लगाई गई थी। यहाँ पत्थर का प्रयोग ज़्यादा नहीं हुआ है। कहीं कहीं नालियों को अनगढ़ पत्थरों से ढक दिया है ताकि गंदगी ना फैले। इस प्रकार मोहनजोदाड़ो की बड़ी बस्ती निर्माण कला की दृष्टि से संपन्न और कुशल थी। क्या प्राचीन काल में रंगाई का काम होता था? तो प्राचीन काल में भी रंगाई का काम होता था। आज भी मोहनजोदाड़ो में एक रंगरेज का कारखाना मौजूद है जहां जमीन में गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें रंगाई के लिए बर्तन रखे जाते होंगे। खुदाई के दौरान मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला? तो मोहनजोदाड़ो से निकली वस्तुओं की पंजीकृत संख्या 50,000 है। अहम चीजें गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बने बड़े बड़े मिट्टी के मटके, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल के पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की, मिट्टी के कंगन, मनकों वाले पत्थर के हार प्रमुख है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तर्क सहित उत्तर दे। तो लेखक के मतानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान न तो राजप्रसाद ही मिले और न ही मंदिर। यहाँ तो नरेश की मूर्ति मिली है, उनके मुकुट का आकार बहुत छोटा है। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी आडंबरहीन सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता जो छोटी होते हुए भी महान थी। मतलब इसमें दिखावापन नहीं था, ये अपने आप में महान थी। एन फ्रैंक का लेखक का लिखा हुआ है डायरी के पन्ने। तो एन फ्रैंक कौन थी? तो एन फ्रैंक यहूदी परिवार में जन्मी एक 13 साल की बच्ची थी। घर के कायदे कानून का कौन सही से पालन नहीं करता था? तो घर के कायदे कानूनों का सही से पालन मिस्टर डसेल के द्वारा नहीं किया जाता था। एन फ्रैंक का परिवार कहाँ छुपने वाला था? तो एन फ्रैंक का परिवार उसके पिताजी के कार्यालय की इमारत में छुपने वाला था। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को किसके बारे में बात करना अच्छा लगता था? तो जॉन और मिस्टर क्लीमेन को उन लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता था जो अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए हों। इजुईडेन पर ब्रिटिश सेना का हमला कैसा था? तो इजुईडेन पर 550 टन गोला बारूद ब्रिटिश सेना के 350 वायुयानों के द्वारा बरसाया गया था। एन फ्रैंक के पिता के ऑफिस में कौन कौन कार्य करता था? तो एन फ्रैंक के पिता के ऑफिस में बहुत लोग ही काम किया करते थे। मिस्टर क्लीमेन, मिस्टर कुगलर, मिएप और भेप वास्कुइल जो 23 बरस की टाइपिस्ट थी। मिस्टर डसेल किसके साथ पत्राचार कर रहे थे तथा उनके पत्र कौन डील करता है?
तो मिस्टर डसेल चार्लोट और बाकी लोगों के साथ पत्राचार कर रहे थे तथा उनके पत्रों को डील उनकी डच अध्यापिका मार्गेट किया करती है। तो बच्चों, ये थे आपके वितान भाग 2 से जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया प्रश्नोत्तर। आपके लिए परीक्षा उपयोगी है और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।